हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट में। और लास्ट क्लास में जिसमें हमने पहला लेक्चर देखा था, लास्ट वीडियो जिसमें हमने अपने जेईई के केमिस्ट्री का आगाज किया था और 11th क्लास का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पर सबसे पहला वीडियो जो हमने देखा था जिसमें इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्म्स थे। आज हम उसी लेक्चर से रिलेटेड डीबीपी सॉल्व करने वाले, यानी कि आज हम उसी लेक्चर से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का ये सेशन रख रहे हैं, जिसमें जो डीपीपी आपको मिली है, फर्स्ट डीपीपी, उम्मीद करता हूं सबने डाउनलोड कर ली होगी भाई। और अगर नहीं डाउनलोड करिए तो लपक के जाओ, लेक्चर जो मेरा था वहां पर पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक टर्म्स का, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डीपीपी को डाउनलोड करने का, तो लपक के जाएंगे और वहां से डीपीपी को डाउनलोड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसी डीपीपी के जो 15 क्वेश्चंस उस डीपीपी में है उसी को हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, उसी के वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। तो वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहां पर मिल रहे हैं और एक एक क्वेश्चन, क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो एक एक न्यूमेरिकल्स कहना चाहिए, हम डिटेल डिस्कशन इसका करने वाले हैं, उनके पीछे जो कंसेप्ट है उन कंसेप्ट का भी हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट डीपीपी सॉल्यूशन 1 का। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट के नए चैनल पर, एकदम नए चैनल पे नई तरंगों और नई उमंगों के साथ आपको क्या क्या चीजें डिलीवर होने वाली हैं। तो देखो, आपको कंसेप्ट वीडियोस तो मिल ही रहे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर जा चुका है, आपको वो चीज मिल चुकी होगी। सेकंड, हम लोग जैसे ही लेक्चर को पूरा खत्म करेंगे, जैसे भी कोई एक लेक्चर या एक टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद सीधे उसके 15 सवालों का एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का शीट मिलेगा आपको। वो शीट एक दिन आपको टाइम मिलेगा कि आप खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करने के बाद उसमें जो भी डाउट्स है या जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे, उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुरंत उसके बाद आपको हमारी तरफ से वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस किए जाएंगे। तो उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यानी कि उन क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। एंड देन उसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लगभग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, सब मिलाकर तो 1000, 1200, 1500 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं एक एक चैप्टर से। तो वो आपको यहां पर करीबन मिलने वाले 1500 क्वेश्चंस पर चैप्टर। जो डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे वो आपको मिलेंगे, लाइव सेशंस होंगे हर हफ्ते वो आपको मिलेंगे, मोटिवेशनल सेशंस मिलेंगे, ये सब मिलेगा नए चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट के चैनल पे। क्लियर हो गया? तो भैया अब लपकते अपन सबसे पहले सवाल पर, जो लेक्चर का था, हमारा लेक्चर से रिलेटेड टॉपिक का था। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने, इन केमिकल स्केल द रिलेटिव मास ऑफ द आइसोटोपिक मिक्सचर्स of X atoms are X20, X21 and X22 is approximately equal to what? आपको ये बताना है कि इसमें रिलेटिव मास कितना होगा, जो इसका एटॉमिक मास होगा, जो X एटम का होगा, जिसमें 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, X20, X21, X22, जिसमें X20 का जो अबंडेंस है वो 99% दिया हुआ है। अब मेरी बात को समझना, ये क्वेश्चन सीधे सीधे एवरेज एटॉमिक मास का है, क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि सर एक एलिमेंट था, उसके 3 आइसोटोपिक फॉर्म पाए जाते हैं, मतलब वो एलिमेंट 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से 3 रूप हैं यहां पर ध्यान से समझेंगे। कौन कौन से 3 रूप है भैया? एक है X20, एक है X21 और एक है X22। ये 3 आइसोटोपिक फॉर्म से। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? जो एटम सेम एटॉमिक नंबर रखे, मतलब तीनों एटम्स, जो एलिमेंट सेम है, जो एलिमेंट के एटम सेम एटॉमिक नंबर रखें, बट उनके मास नंबर अलग हो, मतलब प्रोटॉन की संख्या तो सेम हो, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है, मास नंबर, वो अलग हो। तो ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो उनने यहां पर बोल दिया कि भैया एक्स के 3 आइसोटोप्स है, X20, X21, X22, जिसमें से उनने सिर्फ यह बताया है कि X20 का जो परसेंटेज अबंडेंस है वो 99% है, वो 99% है। और बाकियों का मिला लो तो बाकियों का मिलाकर 1% बनेगा। तो बाकी मिला लो तो बाकियों का मिलाकर आपका 1% बनेगा। बाकी कौन बच गए? X21 और X22, इनका 1% है। अब देखो, यहां पर हमें यह नहीं बताया कि एक्चुअल में
21 का कितना परसेंट है और 22 का कितना परसेंट है, ये बात हमें बताई नहीं है। अगर ये बात बता दी जाती तो खेल वहीं खत्म हो जाता, लेकिन उनने ये नहीं बताया कि 21 और 22 का कितना है, उनने सिर्फ बताया 20 का कितना है। तो यहां पर अगर हम बेसिक दिमाग लगाएं, एक ऑप्शन अप्रोचिंग कंसेप्ट से हम चले, ऑप्शन अप्रोचिंग कंसेप्ट मतलब ऑप्शन को देखकर अगर हमें सही आंसर बताना हो तो ऑप्शन वो करेक्ट आंसर होगा जिसमें हल्का सा मास हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाले मास से हल्का सा ज्यादा होगा। हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाला मास कौन सा है? 99% वाला मास कौन सा है? 20 मास, क्योंकि 99% सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो यह सबसे ज्यादा है। और हमने ये देखा है कि एवरेज एटॉमिक मास के कंसेप्ट में, एवरेज एटॉमिक मास के कंसेप्ट में जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाला होता है, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज अबेंडेंस होता है, उससे करस्पॉन्डिंग जो मास होता है, आंसर उससे हल्का सा ज्यादा आता है, उससे हल्का सा ज्यादा आएगा। तो देखो, अगर मैं यहां पर ये बात करूं कि 99% है 20 वाला, तो 99 इंटू 20 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 21 वाला कुछ डेसिमल्स में किसी से मल्टीप्लाई होगा, से 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, और 22 वाला एक्स से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 1% बन रहे हैं ना, और टोटल परसेंट डिवाइडेड बाय 100 होगा। हालांकि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि इस इक्वेशन में ये भी हमारे लिए अननोन है, ये वाई है, तो एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल से सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन कॉमन सेंस यही कहता है कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला अबेंडेंस होगा, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होगा, उसके करस्पॉन्डिंग में जो मास होगा, उसका आंसर उसी के आसपास होगा। तो अब ऑप्शन अप्रोचिंग मेथड से देखेंगे, ए के 21, ए के 22, ए के 20। 20 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 20 क्यों नहीं हो सकता? पहले दिमाग लगाओ, क्योंकि इसमें सबसे कम एटॉमिक मास 20 वाला ही था, और जब 20, 21, 22 का एवरेज लोगे और 21, 22.1% भी अगर अबेंडेंस में होगा, तो भी आंसर 20 से तो ऊपर ही जाएगा, तो 20 नहीं आ सकता। 21 और 22 तो और नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि भैया 99% अबेंडेंस है 20 वाले का, जिसका एटॉमिक मास, जिसका मास नंबर कहना चाहिए 20 है, उसका 99% अबेंडेंस है, बहुत ज्यादा है। तो फिर कहीं ना कहीं एवरेज 20 के आसपास ही होगा और हल्का सा 20 से ज्यादा होगा। तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, दैट इज ए, ये ऑप्शन अप्रोचिंग मेथड लगी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट इज 20.002। इसमें सिंपल हमें ऑप्शन अप्रोचिंग मेथड लगाना था कि ऑप्शंस को देखकर हमें सही आंसर पता करना था, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेट करो और पूरा कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आपको आंसर निकालना है फिर मैच करना है। आप टेंटेटिव आंसर्स की तरफ ऑप्शन अप्रोचिंग मेथड लगाकर भी पहुंच सकते हो, और फिर वहां पर आपको सही आंसर मिल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाले क्वेश्चन का? पक्का कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन DPP 1 का, जिसको आई होप कई लोगों ने इसी मेथड से सॉल्व किया होगा और यही आंसर निकाला होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो, इंडियम है जिसका एटॉमिक वेट है 114.8। इंडियम करके एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट है 114.8, हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। अच्छा, ये जो 114.8 है, ये क्या है भाई? ये पहले से उन्होंने निकाल दिया एवरेज एटॉमिक मास, तो इसको पहले ही लिख लो कि ये क्या अपना एवरेज एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मासेस का एवरेज। तो ये अपन ने पहले से ही लपक दिया कि भैया 114.8 एवरेज एटॉमिक मास है। हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, द प्रीडोमिनेंट वन फॉर्म हैज आइसोटोपिक वेट 115 एंड अबेंडेंस ऑफ इट इज 95%। अच्छा, हमें बता दिया गया कि इसमें एक एटॉमिक वेट है इंडियम का, मतलब हमारे पास जो इंडियम है वो दो फॉर्म में है। एक इंडियम जो है वो कौन सा वाला वेट है? 115 वाला वेट है, और उसका अबेंडेंस परसेंटेज कितना दे दिया है? 95%। तो 95% उसका अबेंडेंस दे दिया है। Which of the following isotopic weight is the most likely for the other isotopes? अब आपको बताना है कि जो दूसरा आइसोटोप होगा उसका इनमें से कौन सा वेट हो सकता है। 111 हो सकता है, 112 हो सकता है, 113 हो सकता है, या 114 हो सकता है। आपको यह बताना है कि दूसरा जो इसका आइसोटोपिक फॉर्म है उसका मास नंबर क्या होगा। एक का तो दे दिया
115 95% है। अब देखो जो एवरेज आ रहा है वो 114.8 आ रहा है, तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये 115 है, इससे कम होगा क्योंकि इसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है। तो इंडिया में 115 आ रहा है जिसका परसेंटेज अमेंडेंस सबसे ज्यादा है 95%। और देखो एवरेज देखो 114.8 है, मतलब कहीं ना कहीं जो दूसरा आइसोटोप है वो 115 से तो कम है। लेकिन अब इसमें अपन को बहुत ज्यादा कोई हेल्प नहीं मिल गई, बहुत ज्यादा कोई हिंट नहीं मिल गई, क्योंकि सारे ऑप्शंस 115 से कम ही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें लगाना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मूला, इसमें हमें लगाना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मूला। प्रॉपर फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास का, जिसका जो परसेंटेज अबेंडेंस है मास का उसका उसके साथ मल्टीप्लाई करो। मतलब एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला है, जिसका जो परसेंटेज है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 95% है 115 वाले का, तो 95 को मल्टीप्लाई कर दो 115 के मास नंबर के साथ, प्लस दूसरे का 5% होगा, ये बात तो तय है, क्योंकि टोटल परसेंट 100 होता है, तो ये 95% अगर यही खा गया तो दूसरा वाला 5% होगा, तो भैया ये 5% हो गया। और 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, बचे हुए से, जिसका हमें पता ही नहीं है कौन है, तो बचा हुआ में भी x होगा, तो हम x निकाल लेते हैं। डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट कितना आ रहा है भाई, टोटल परसेंट आ रहा है 100 बस। और आपको एवरेज एटॉमिक मास भी दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास भी आपको भैया दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 114.8, तो इक्वल टू 114.8। बस यहां पर तो आपकी बेसिक मैथ्स है भाई, जो तुम्हारी मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी होगी। तो 114.8 में 100 का मल्टीप्लाई, 114.8 में 100 का मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू 95 इंटू 115 प्लस 5x, 5 इंटू एक्स विल बिकम 5x। ठीक है, अब यहां पर x की वैल्यू बस हमें निकालनी है, बाकी सब कुछ हमारे पास है। तो 114.8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11480 आ जाएगा, इक्वल टू 95 इंटू 115। अब ये तो यार तुम्हारे मैथ्स मुझसे ज्यादा अच्छा होगा, तो तुम इसको करेंगे, मैं और कैलसी ले लेता हूं इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 95 इंटू 115, 10,925, 10,925 plus 5x. So this implies 11480 minus 10925. 11480 minus 10925 is 555, which is equal to 5x, क्योंकि ये यहां ले गए तो ये हो जाएगा 555, 555 इक्वल टू 5x, इक्वल टू 5x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 555 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 111। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 111। ये ए ऑप्शन हमें दिख रहा है, क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 111, और x क्या था हमारा, दूसरे आइसोटोप्स का मास नंबर जो हमसे पूछा गया था। तो x की वैल्यू 111 आ गई, और चारों ऑप्शन में हमारे पास ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें 111 है, तो ये 111 इज द आंसर। A111 विल बी द मास नंबर, जो दूसरा आइसोटोपिक फॉर्म होगा इंडियम का। तो इंडियम का जो दूसरा आइसोटोपिक फॉर्म होगा वो 111 होगा। संपट पड़ गई ये क्वेश्चन, ये सेम एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हम प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाए क्योंकि हमें सबके प्रॉपर परसेंटेज पता थे, इसलिए हम प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाए। आप क्या करेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ध्यान से सुनना। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। अब आपकी डीपीपी का जो तीसरा सवाल है वो क्या बोलता है कि हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, आप बताओ उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्वेश्चन हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। 44 ग्राम क्या दे रखा है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, क्योंकि आपको पता है CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। CO2 का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कौन कौन होता है, एक कार्बन का एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से वो बॉन्डेड रहता है, और दूसरा भी ऑक्सीजन के एटम से वो बॉन्डेड रहता है।
तो ये कार्बन का एटम, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना आप, कार्बन का मास कितना होता है 12, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और इसका भी 16, तो 12 प्लस 16 प्लस 16 गिव्स यू 44 यू। एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 44 यू, मतलब 44 यूनिफाइड मास। लेकिन अगर इसी वैल्यू को हम किस में लिख लें, ग्राम में, अगर इसी वैल्यू को हम किस में लिख लें, ग्राम में, तो ये बन जाएगा 44 ग्राम, एंड 44 ग्राम विल बी कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, विल बी कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो दिस विल बिकम GMM, 44 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मेरी बात को समझेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? सर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है कि जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसको आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो। हाँ, वो तो होता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब जो भी मॉलिक्यूल का मास है, जैसे 44U इसके एक मॉलिक्यूल का मास है, 44U को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो 44 ग्राम, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब और क्या होता है? सर, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर Na के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। Na बोले तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। याद करो, ये हमने प्रूफ भी किया था। मतलब किसी के भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास में टोटल नंबर ऑफ, अगर कंपाउंड है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास विच कंटेन्स number of molecules equal to, which contains number of molecules equal to, number of molecules equal to Na. What is Na? 6.023 into 10 raised to the power 23। इतने मॉलिक्यूल्स इसके पास होंगे, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर है 44 ग्राम, जो कि एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका माना जाएगा, वो उसके अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। और शायद हमसे यही पूछा है, यस, हमसे यही पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन CO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन CO2 हमसे यही पूछा है। तो भैया कितने होंगे Na मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इनमें से तीनों ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन आपको दिख रहा है ये करेक्ट है, तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। समझ पड़ गई क्या बात? तो ये 100% ए ऑप्शन जो हो गया वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये 6.0, ठीक है, एक डेसिमल तक ले लिया, अदरवाइज 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है, बट यही हमारा सही आंसर है। संपट पड़ी कैसे आंसर है? तो ये बात हमेशा याद रखना कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर किसी कंपाउंड का है तो उसके एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, मतलब वॉट एवर इज द मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, इफ यू एक्सप्रेस दैट मास इन ग्राम्स, तो जो भी ग्राम में उसका मास आएगा वो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या Na के बराबर रखेगा, यानी कि 6.023 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 रखेगा। और अगर ग्राम एटॉमिक मास होता कि तो वो किसी एलिमेंट का होता, तो उसके अंदर कितने एटम्स होते? सेम एवोगैड्रो के नंबर के बराबर एटम्स होते, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बस एलिमेंट के अंदर वो एटम्स की संख्या हो जाती और कंपाउंड के अंदर वही चीज मॉलिक्यूल्स की संख्या हो जाती, उतनी ही मॉलिक्यूल्स की संख्या हो जाती। संपट पड़ी क्या बात? क्लियर हो गई ये बात? ये पूरी बात क्लियर हो गई? आई होप ये सबको क्लियर होगा, ये एकदम कंसेप्ट सबका क्लियर होगा। ठीक है, तो ये बात हमने वहां पर भी देखी थी, बट एक बार और हम यहां पर लिख लेते हैं दैट 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ a compound will contain number of molecules equal to Na, that is 6.023 into 10 raised to the power 23 molecules into 10 raised to the power 23
मॉलिक्यूल्स। और यही बात किस पर लागू होगी? 1 ग्राम एटॉमिक मास में, जो किसका होगा? किसी एलिमेंट का होगा। ये तो किसी का क्या है? किसका? किसी कंपाउंड का है। ये क्या है? ये तो किसी कंपाउंड का है। तो दिस इज ऑफ अ कंपाउंड, बट वो ग्राम एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का होगा। तो उसका जो एक GAM होगा, उसके अंदर उतने एटम्स होंगे जो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर आएंगे। मतलब उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होंगे। तो ये आपके पास इस चीज को आ गया। क्लियर हो गया? तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये स्टार पॉइंट है, ये हमारा कंसेप्ट वाला पॉइंट है, तो आप इसको लिख सकते हो स्टार बना के। ठीक है, तो ये हमारे कंसेप्ट वाला क्योंकि पॉइंट है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट? आपको यह बताना है कंपाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसको पहले पढ़ते हैं। कंपाउंड के बारे में हमने याद करो कहा था कि सेम मॉलिक्यूल से बनेगा। हालांकि उन मॉलिक्यूल्स में फिजिकल अट्रैक्शन ही रहेगा, क्योंकि वहां पर फिजिकल अट्रैक्शन से ही कंपाउंड्स बनते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो बनता है वो फिर एटम से बनता है, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग अगर एटम कर दे तो पहले वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। हमें बिल्कुल ये चीज मन में क्लियर होनी चाहिए कि एटम्स जब आपस में केमिकली बॉन्ड होंगे तो पहले वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, और जब मॉलिक्यूल सारे इकट्ठे होंगे तो वो मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। अब यहां पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक। पहला स्टेटमेंट लिखा है अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। इसका एग्जांपल तो क्लियर वाटर में हमें साफ साफ दिखता है। वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल पकड़ोगे तो एक मॉलिक्यूल वाटर में हाइड्रोजन का एक एटम होगा, ऑक्सीजन का एक एटम होगा, और फिर आगे चलकर हाइड्रोजन का ही एक एटम होगा। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया वाटर का। अब इसमें एटम एक हाइड्रोजन का है, दूसरा ऑक्सीजन का है, फिर हाइड्रोजन का है, तो अलग अलग एटम्स हो गए ना। These are different atoms. तो ये बात बिल्कुल सही है that a molecule of a compound has atoms of different elements. Different elements. तो ये बात तो बिल्कुल सही है। हमें incorrect, गलत बात पता करनी है। A compound cannot be separated into its constituent elements by physical methods of separation. ये बात भी बिल्कुल सही है। एक कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं, जो जिसने उसको बनाया है, वह फिजिकल मेथड से तो सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एक्चुअली एटम्स ने क्या कर लिया है? केमिकली रिएक्ट कर लिया है। एटम्स बोले तो एलिमेंट्स ने वहां पर केमिकली रिएक्ट कर लिया। जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम ने यह तय किया है कि हम अपने बीच में इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कोई हरकत करेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे रहा है, या शेयरिंग हो रही है, ये बात जाए भाड़ में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कुछ हरकत तो हो रही है। और जहां इलेक्ट्रॉन को लेकर हरकत हो रही है तो केमिकल बॉन्ड बन रहा है। और अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो इसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते आप। इसको अलग करने के लिए भी केमिकल मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। यह बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन, अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यह बात गलत है। थर्ड पॉइंट गलत है। वो कह रहे हैं कोई कंपाउंड फिजिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा उसी एलिमेंट की। ये बात बिल्कुल गलत है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब सपोज फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। ये क्या है? वाटर है। ये हमें पता है वाटर किससे बना होगा? हाइड्रोजन की गैस से और ऑक्सीजन की गैस से, और दोनों ने मिलकर ये वाटर बना लिया होगा। हमें यह भी पता है जो वाटर बनाया होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो भैया कहां फिजिकल स्टेट सेम है? बनाने वाले लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फिजिकल स्टेट में पाए जाते थे, और बनने वाला प्रोडक्ट वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो कहां है सेम स्टेट? ये गैस है, ये लिक्विड है। बनाने वाला गैस है, बनने वाला लिक्विड है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिससे वो बना होगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम दिखाता होगा कंपाउंड भी। कहां दिखा रहा है? फिजिकल स्टेट ही सेम नहीं दिखा रहा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होगी, वो तो फिर 100% अलग हो जाएंगी। तो ये दोनों गैस हैं, वो लिक्विड है। क्लियर हो गया? ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कंपाउंड हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फिजिक्स, बल्कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो कभी नहीं दिखाता सेम। फिजिकल स्टेट तो हो सकता कभी सेम आ भी जाए,
लेकिन और सारी प्रॉपर्टीज भी कभी सेम नहीं आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी सेम नहीं होती। इनफैक्ट कहते हैं कि जो भी कंपाउंड जिन एटम से बना है वो अपनी एटम की आइडेंटिटी बदल देता है। कंपाउंड में वो एटम अपनी आइडेंटिटी बदल देता है, मतलब रिएक्ट करने से पहले कोई और आइडेंटिटी दिखाता था, कुछ और प्रॉपर्टी दिखाता था, रिएक्ट करने के बाद जब कंपाउंड बन गया तो कुछ और प्रॉपर्टी दिखाता है। ये चर्चा की जाती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, और गलत है तो हमारा सही आंसर है, क्योंकि उन्होंने कहा कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नहीं रिटेन करता भैया, अपनी आइडेंटिटी बदल देता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, और गलत स्टेटमेंट ही हमें पता करना था, तो ये हमारा सही आंसर है। चौथा स्टेटमेंट फिर भी अपन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। हाँ, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? इसका मतलब क्या है? जैसे वाटर की बात करो, अब वाटर में आपके पास H2O है, जिसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1। तो रेशो कितना है हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का? 2:1। एटम का रेशो, एटम का, मास का नहीं, एटम का रेशो। मास का रेशो भी इसमें निकलता है 1:8, बट मास का रेशो नहीं निकाल रहे, हम एटम का रेशो निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज एटम्स? 2:1। अब ये वाटर का जो 2:1 का रेशियो है एटम्स का, हाइड्रोजन एटम इज टू ऑक्सीजन एटम का, ये हमेशा फिक्स्ड होगा, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाटर को कहां से निकाला है। ये वाटर आपने अपने मटके से निकाला हो, फ्रिज की बोतल में से निकाला हो, वॉशरूम में से टैप वाटर निकाला हो, या आपने किसी कुएं से निकाला हो, नदी से निकाला हो, तालाब से निकाला हो, गटर से निकाला हो, पानी पानी है भैया, अगर प्योर फॉर्म में है वो तो। अब तुम बोलोगे सर गटर से पानी प्योर फॉर्म में कैसे? अरे वो मैंने एक एग्जांपल दे दिया था भाई, वो तो तुम्हारे घर में जो टैप वाटर से पानी आता है वो भी प्योर फॉर्म में नहीं है ऐसे तो। वो जो पानी मटके में रखा हुआ है जो तुम पीते हो, या जो फ्रिज में बोतल भर के रखी है, वो भी प्योर नहीं है वैसे तो वो तो एक एग्जाम्पल में अपन ने मिसाल दी है भाई। तुम यार शब्दों को मत पकड़ा करो, भावनाओं में बहा करो। तो मैंने क्या कहा कि जब भी वाटर होगा प्योर फॉर्म में, उसके अंदर जो एटम्स का रेशियो होगा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, वो सेम होगा, भले उसे कहीं से भी निकाला हो, उसे कहीं से भी निकाला हो, उसे तुमने नदी से, नाले से, तालाब से, कुएं से, कहीं से भी निकाला हो, रेशियो विल रिमेन द सेम। वो रेशियो बदलेगा नहीं, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो बदलेगा नहीं। तो दिस विल बिकम 2:1। this will become 2:1. So the ratio will be counted as 2:1 and that ratio will always be fixed. ये सही बात है, सही बात है तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने पकड़ लिया, that will be C option. That will always be C option. क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मजेदार क्वेश्चन है। अ मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। तुमको पूछा गया है व्हाट विल बी दिस रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल। आपको सेल्सियस स्केल पे रीडिंग निकालनी है। मतलब सिंपल खेल है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना। बच्चों वाला सवाल है, हमें फॉर्मूला पता है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू, याद है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। यही फॉर्मूला आता था, F माइन डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। तो दिस इज डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। तो जो भी फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो यहां रख दो, उसके बाद आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो रख देते, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है ये तो हमारे पास। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 200 - 32 इंटू 5/9 इंटू 5/9। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 200 - 32 इज 168 इंटू 5/9। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5/9 जाएगा क्या कहीं से भी? 9 1 9 और 9 1 9 है, तो फिर 7 78 नहीं जाएगा।
मतलब परफेक्टली तो नहीं जाएगा, तो अपन इसमें कैलसी का सहारा ले लेते हैं। तो 168 इंटू 5/9 अपन कर लेते हैं जल्दी से। तो 168 इंटू 5 इज 840 डिवाइडेड बाय 9 विल बी 93.33। ओके, सो दिस इज 93.33 डिग्री सेल्सियस। तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल पर 93.33 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्लियर दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारे पास है 93.33, तो यही हमारा सही आंसर है। क्लियर हो गया? तो इजी क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस तो तुमने इनफैक्ट 9th क्लास में भी किए, तुमने 9th क्लास में भी इस तरीके के क्वेश्चंस किए, कई बार हमने देखे। तो ये बड़े बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की प्रैक्टिस कराने में तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि कई जगह पर तुम्हें हो सकता है फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर दिया हो फ़ारेनहाइट के टर्म्स में, और तुम्हें केल्विन में ले जाना हो, क्योंकि स्टैंडर्ड इज केल्विन। तो पहले तुम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में ले जाओगे इस तरीके से, इस फॉर्मूले का यूज करके, फिर सेल्सियस से केल्विन में। तो आपको पता ही है, डिग्री सेल्सियस के आगे 273 ऐड कर देना, केल्विन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मॉलिक्यूलर वेट पर है। मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं अपन। द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C60 एंड H22 इज। ओके, देखो अब मॉलिक्यूल बोला है, मतलब हमें एक मॉलिक्यूल का निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास यूनिफाइड में निकाल लेते हैं। और अगर यूनिफाइड में मॉलिक्यूलर मास निकल गया तो एक यूनिफाइड की वैल्यू हमें पता है। एक यूनिफाइड की वैल्यू तुम्हें पता है कि नहीं पता है? एक यूनिफाइड की वैल्यू कितनी है? 1.66 समथिंग कुछ आता है, जिसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो एक यू की वैल्यू तुम्हें पता है, तो पहले तुम ये निकाल लो एक मॉलिक्यूलर मास कितने यू का है। अब यहां पर अगर इसका एक मॉलिक्यूल है, अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो क्या होगा? कार्बन का एक एटम कितने मास का? 12 यू का। एक एटम कितने मास का? 12 यू का। लेकिन यहां तो 60 एटम बैठे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो 12 यू इंटू 60 कितना हो जाएगा? 12 6 72 और 0 तो 720, तो ये हो गया 720 यू। हाइड्रोजन कितना है एक एटम? 1 यू का। हाइड्रोजन इज 1 यू। ये कार्बन की बात हो गई, ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। 1 यू कितने हाइड्रोजन एटम से? 22 बैठे, तो ये हो गया 22 यू। ऐड कर दो टोटल, 2 4 7 742 यू। ये यूनिफाइड मास में आया है। मतलब अगर कोई तुमसे बोले C60 H22 का, कोई तुमसे बोले C60 H22 का एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो इसका एक मॉलिक्यूलर मास है 742 यूनिफाइड मास। अब अगर इसी वैल्यू को ग्राम में निकालना है कि एक्चुअली ग्राम में कितनी है, एक्सप्रेस नहीं करना है इसको ग्राम में, एग्जैक्टली यही वैल्यू हमें ग्राम में चाहिए। तो हमें पता है एक यू इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो इस हिसाब से 742 यू विल बी इक्वल टू 742 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ग्राम्स में, क्योंकि सारे ऑप्शंस में आपको ग्राम्स दिया हुआ है। सॉल्व कर लेंगे इसको सिंपल। तो 742 यू विल बी इक्वल टू, ग्राम्स में कितना आ जाएगा? कैल्सी अगर यूज करें इसके लिए हम, तो 742 इंटू 1.67 1239 ओके 1239, so this will become 1239.14 into 10⁻⁻24 and this will be in grams। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको और पीछे ले जाते हैं और 10 की पावर और बढ़ा देते हैं, क्योंकि 10 की पावर बढ़ानी तो पड़ेगी। अब इसके पास जो आंसर आ रहा है वो ये करीब आ रहा है 1.24 इंटू 10⁻⁻21। ये आंसर आपको करीब मिल रहा है, क्योंकि यहां पर आप क्या खेल करने वाले हो, यहां पर और डेसिमल्स पीछे ले जाओगे, और डेसिमल्स पीछे ले जाओगे तो ये 1.23 लिख सकते हो। 2 डेसिमल, 3 डेसिमल प्लेस खिसका के, 3 डेसिमल, तो यहां पर 3 डेसिमल प्लेस पीछे खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻21 ग्राम्स। ठीक है,
और यहां पर हमारा 1.23 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 1.67 लिया। अगर हम 1.66 ले लेते जो एग्जैक्ट नंबर है तो 1.24 आ जाता, इंटू 10 की पावर -21 ग्राम। तो बी ऑप्शन इसका 100% सही आंसर होगा। समझ में आया? तो कुछ नहीं करना, पहले हमें क्या करना था, C60H22 का एक मॉलिक्यूल का मास निकालना था यू में, और यू में निकालने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कार्बन का एक एटम 12 यू का 60 है तो 12 × 60, हाइड्रोजन का एक एटम 1 यू का 22 है तो 1 × 22, ये आ गया 742। अब 742 को यू को हमें ग्राम में लिखना है तो 742 इंटू एक यू की वैल्यू जो कि 1.67 इंटू 10 की पावर -24 है। आप चाहो तो इसे 1.66 करके भी कर सकते हो, तो फिर यहां पर आपका आंसर आएगा 1.24 इंटू 10 रेज़ टू पावर -21 ग्राम्स, जो कि हमारा किससे मैच कर रहा है? बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो 100% बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। संपट पड़ गई बात, बिल्कुल क्लियर है। लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। तो क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। बस यूनिफाइड मास को ग्राम में कन्वर्ट करने का खेल था भाई इस क्वेश्चन में, और बड़े आसानी से हमने कर लिया यूनिफाइड मास को, क्योंकि हमें एक यूनिफाइड मास की वैल्यू पता है। बस ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है और कुछ नहीं करना, और याद तो अब हो गई होगी, याद रखनी क्या, याद हो गई होगी, ठीक है। तो इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने यूनिफाइड मास आपको दिए 742 दिया है तो इसको 742 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 DPP1 का क्या कहता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 मिलीलीटर ऑफ H2। ये मजेदार क्वेश्चन। आपसे बोल दिया गया है कि भैया 1.8 ml पानी है, बहुत कम पानी है, एक बूंद के बराबर का पानी है लगभग ये। अब वो कह रहे हैं इस 1.8 ml वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब तुम देखो, इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो पहले तो तुम्हें क्या पता करना पड़ेगा? सबसे पहले तुम्हें 1.8 ml जो दे रखा है इसका तुम्हें ग्राम पता करना पड़ेगा कि ये कितने ग्राम का है। अब ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहला टारगेट ये है, क्योंकि ये ml है, ml को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब ml है तो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को हमें मास में कन्वर्ट करना है। किसमें? मास में। तो वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें डेंसिटी का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर तुम्हें डेंसिटी वाटर की नहीं दी है तो तुम्हें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें डेंसिटी पानी की पता होनी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी की पानी की कभी दी भी नहीं जाएगी। और पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। प्योर वाटर अगर है ये तो 1 ग्राम पर ml। तो ये डेंसिटी आपको याद रखनी है, ये कभी दी नहीं जाएगी क्वेश्चन में, जैसे यहां दी भी नहीं गई है। और डेंसिटी का फॉर्मूला जल्दी लपकेंगे। डेंसिटी इज व्हाट? इट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज व्हाट? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। 1 इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, दैट इंप्लाइज मास जो है वही वॉल्यूम है न्यूमेरिकली, यानी कि जो वॉल्यूम है वही मास है न्यूमेरिकली। तो भैया मास ऑफ वाटर आ गया यहां पर, मास ऑफ वाटर आ गया यहां पर। कितना आ गया मास ऑफ वाटर? 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम ये मास आ गया। सो मास ऑफ वाटर विल कम आउट टू बी 1.8 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर आ गया 1.8 ग्राम। पहला काम तो हो गया, मास निकल गया। तुम्हें इलेक्ट्रॉन तक जाना है। अब तुम्हें पता करने होंगे कि इस मास में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इस मास में कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के, तुम्हें यह पता करना होगा। तो निकाल लेते हैं। ये तो 1.8 ग्राम है हमारे पास। हमें पता है कि अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता 1 GMM होता वाटर का, 1 GMM ऑफ H2O। तो 1 GMM ऑफ H2O मतलब 18 ग्राम, मतलब 18 ग्राम। 1 GMM मतलब 18 ग्राम, तो पानी का 18 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स होते। Na मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां पर 18 नहीं है, यहां पर 1.8 है, मतलब डिवाइड बाय 10 है, तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो मास है वो 18 नहीं है, 1.8 है। मतलब इसका 10th पार्ट, मतलब 1/10 पार्ट, मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई, 1/10 से मल्टीप्लाई तो Na भी 1/10 से मल्टीप्लाई होगा, तो Na/10 आएगा। Na/10 मतलब 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 10। तो एक 10 से एक 10 की पावर 23 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22, ये आ जाएगा।
6.023 इंटू 10 की पावर 22, इतने क्या आ गए, 1.8 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। 1.8 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, 6.023 इंटू 10 की पावर 22। तुम्हें ये नहीं निकालना, तुम्हें तो निकालना है इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपन उसी तरह। अब अपने को मॉलिक्यूल्स पता चल गए। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन बैठे रहते हैं, एटम्स। भाई मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन बैठे रहते हैं, एटम्स। एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर है, एक H2O का मॉलिक्यूल अगर है, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। सही बात, सही बात। अगर एक मॉलिक्यूल है तो 2 हाइड्रोजन का एटम से और एक ऑक्सीजन का एटम से। भाई 2 हाइड्रोजन के एटम्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ गए। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन के एटम के पास न्यूट्रल अवस्था में, न्यूट्रल स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सर ये कैसे पता, अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 1, और 1 एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या 1। और मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन न्यूट्रल अवस्था में, जो कि वाटर में है अभी, तो वहां पर H के पास इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे जितने प्रोटॉन है। कितने होंगे, 1। प्रोटॉन बने तो इलेक्ट्रॉन भी 1, और एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में जो 2 हाइड्रोजन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो एक ऑक्सीजन एटम है, और जो ये एक ऑक्सीजन एटम है, और जो ऑक्सीजन एटम है, भाई ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 8 होता है। कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8। मतलब 8 एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन 8, और न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन भी 8। तो भैया एक ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो भैया टोटल वाटर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में। टोटल वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अगर एक डब्बा है, मतलब बोले तो एक मॉलिक्यूल है, तो इसे एक मॉलिक्यूल में 100% 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके पास, वाटर के पास। तो वाटर के पास 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में। क्या हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, नहीं सर, 1.8 ग्राम में तो आपके पास इतने मॉलिक्यूल है। तो 1.8 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1.8 gram water is equal to 1.8 gram water is equal to 6.023 into 10 raised to the power 22 इतने मॉलिक्यूल्स है into 10। तो एक्चुअली वो वापस वही आ जाएगा 6.023 into 10 raised to the power 23, ये आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, 6.02 into 10 raised to power 23। ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर सही आंसर होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया, ए ऑप्शन को लेकर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहां पर सही आंसर होगा, क्योंकि 6.02 into 10 raised to power 23 ही हमारा आंसर आ रहा है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 22 जो आ रहा था 6.023 के साथ, ये मॉलिक्यूल्स थे। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इंटू 10 किया तो 10 के बाद 23 वापस आ गया। स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट डीपीपी का क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आयरन। मोलार मास निकालना है। अब एक्चुअली मोलार मास अभी फिलहाल हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको एक हिंट कर देता हूं, लाइक कि जो मोलार मास है ये एक्चुअली ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही होता है। अब ये क्या होगा मोलार मास, ये अपन जब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बिल्कुल बराबर मान लो। और मान क्या लो, होता ही है। मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है अगर उसको ग्राम में लिखोगे, उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे, तो ग्राम में एक्सप्रेस करने के बाद जो आ रही है चीज वो हो गई उसकी मोलार मास। ठीक है, तो वो ये पूछ रहे हैं हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और ये डेटा दिया हुआ है टेबल में, आर्गन को लेकर है। तो देखो आर्गन के 3 आइसोटोपिक फॉर्म दिए, 36, 38
और 40। 36 वाले का जो आइसोटोपिक मोलार मास है वो है 35.96 जो 0.337% है। 38 वाला इज एग्जैक्टली 37.96 उसका मास होगा जो 0.063% है। एंड द 40 वाला जो है वो 39.96 एग्जैक्टली जो 99.6%। तो अब हम अगर इसका मोलार मास निकालें, बोले तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालें, तो पहले में से एवरेज मास देखना होगा। हम इसका एवरेज मास देखेंगे, तो एवरेज मास कैसे आएगा ध्यान से देखेंगे। एवरेज मास कैसे आएगा ध्यान से देखेंगे। एवरेज मास तो इसका हमें अच्छा, और मोलार मास वो भी एलिमेंट का है, तो इट इज नॉट इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इट हैज टू बी ग्राम एटॉमिक मास। ज्यादा अंतर नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह आप ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि अब वही मास एटॉमिक मास आएगा, तो इट विल बी ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि एलिमेंट का केस है ना, आर्गन इज नॉट अ कंपाउंड, आर्गन इज एन एलिमेंट। तो अपन एलिमेंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अब एलिमेंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो आपके को यहां पर मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास का यहां फॉर्मूला रखेंगे, तो ये वाला मास इनटू ये परसेंटेज, तो कितना है 35.96 इंटू 0.337, ये हो गया पहला वाला, प्लस 37.96 ये आ गया दूसरा वाला, इंटू इसका परसेंटेज 0.063, ये इसका परसेंटेज, तो ये सेकेंड वाला हो गया, और प्लस थर्ड वाला इज 39.96 इंटू इसका परसेंटेज इज 99.6 टोटल डिवाइडेड बाय 100%, तो 100%। बस यहीं से आप सॉल्व कर लो। सो दिस इंप्लाइज एवरेज मास जो आएगा वो एवरेज मास कितना आएगा, दिस इंप्लाइज, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कैलसी से। तो भैया 35.96 इंटू 0.337, ये हमारे पास पहला ऑप्शन, ये था पहली चीज, ठीक है। सो एक बार और करते हैं। सो दिस इज 35.96 इंटू 0.337 प्लस 37.96 इंटू 0.063 प्लस 39.96 इंटू 99.6, ये हमने इसको देख लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये हमने आंसर निकालेंगे 3994.526 आ रहा है, डिवाइड करेंगे 100 से, एग्जैक्टली द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 39.94। तो इसको सॉल्व करने पर यू विल गेट 39.94। क्या ये हमारे किसी ऑप्शन में है? 39.94 ए ऑप्शन में है। क्लियर हो गया? एक डेसिमल तक निकाला है, 39.94 हमारा एक डेसिमल तक निकल रहा है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो मोलार मास है आर्गन का इस डेटा पर, ठीक है, और इस डेटा में भी उन्होंने एग्जैक्टली आइसोटोपिक का मोलार मास दिया है। अब तुम सोचो सर 36 भी तो दिया था, बट ये जो 35.96 है ये है एक्यूरेट, तो 35.96 आपको यहां पर लिखना पड़ेगा इंटू 0.337, 37.96 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पर भी 39.96 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एवरेज एटॉमिक मास जो निकलेगा वो निकलेगा 39.94, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज 39.94। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट था बिल्कुल, तो दिस विल बी द ए ऑप्शन। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? सो दिस इज 39.94 और ये आपका बिल्कुल एटॉमिक मास निकलेगा जो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 डीपीपी फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखेंगे, ये भी धांसू क्वेश्चन है।
इसमें बोला क्या है, देयर आर टू आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक मास Z। अच्छा, हमें पहले ही उसका एवरेज एटॉमिक मास दे दिया कि वो पहले से ही कि Z है, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास एवरेज दे दिया Z। हैवियर वन हैज एटॉमिक मास Z+2, मतलब जिसका ज्यादा मास है उसका एटॉमिक मास Z+2 है, ज्यादा वाला। एंड द लाइटर वन हैज Z-1, मतलब लाइटर वाला जो है, जो दूसरा है जिसका मास नंबर कम है, उसका मास नंबर दे दिया Z-1। देन अबेंडेंस ऑफ लाइटर वन इज, आपको बताना है कि लाइटर वन का अबेंडेंस कितना है। एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है इस क्वेश्चन में कि हैवियर वन और लाइटर वन मिलकर 100% बना रहे होंगे। तो हैवियर आइसोटोप प्लस लाइटर आइसोटोप मिलकर 100% बना रहे, तो ये मिलकर 100% बना रहे। तो एक काम करते हैं, हैवियर वाला मैं मान लेता हूं x है, तो लाइटर वाला 100% 100 - x होगा, क्योंकि दोनों मिलकर अगर 100% बना रहे हैं तो 100 - x प्लस x कट जाएगा, 100 बचेगा। क्योंकि दोनों मिलकर 100% है तो फिर एक अगर x है तो दूसरा 100 - x होगा। ठीक है, अब क्या करें, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला रख देते हैं। सो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला रख देते हैं। क्या होगा एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला? इट इज इक्वल टू इसका परसेंटेज अबेंडेंस, दीज आर इन परसेंटेज, x परसेंटेज एंड 100 - x परसेंटेज, इसका परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय इसका मास नंबर। तो इसका परसेंटेज है x और हैवियर वाले का मास नंबर या कह लो एटॉमिक मास इज Z+2 दे रखा था, तो इट्स एटॉमिक मास है Z+2, तो x टाइम्स ऑफ Z+2, x टाइम्स ऑफ Z+2 प्लस लाइटर वाले का Z-1 है, जिसका परसेंटेज 100 - x है, तो 100 - x इंटू Z-1 इंटू Z-1 और डिवाइड बाय टोटल परसेंट कितना है 100, तो टोटल परसेंट इज 100, तो टोटल परसेंट इज 100। समझ आया पूरा? तो इक्वल टू, अब ये सॉल्व करते हैं अपन। एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी दे रखा है Z, तो ये पूरा Z के इक्वल आएगा, ये पूरा Z के इक्वल आएगा। तो Z इक्वल टू x टाइम्स ऑफ Z, x टाइम्स ऑफ Z प्लस 2x प्लस 100Z माइनस 2x, दिस इज 2, तो माइनस 2x, नो दिस इज Z ऑल्सो, दिस इज Z, सॉरी, तो ये भी Z है, तो 100Z माइनस ZX माइनस -100, 1 मल्टीप्लाई होगा -100 और माइनस माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय 100, so this is divided by 100. now Z will be equal to ZX plus this is 2x, so this is 2x plus 100Z minus ZX minus 100 plus x upon 100. 100 को यहां भेज दे तो इट विल बिकम 100Z, ये 100 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 100Z हो जाएगा। अब देखेंगे 100Z और 100Z आपस में कैंसिल, 100Z और 100Z कैंसिल, 0 बचेगा। ZX प्लस 2x माइनस ZX, ZX और ZX कैंसिल, ZX और ZX कैंसिल, प्लस ZX और माइनस ZX कैंसिल, प्लस 2x है माइनस 100 है प्लस x है, तो प्लस 2x माइनस 100 प्लस x, प्लस 2x और x will become 3x, 3x minus 100 equal to 0, so this implies 3x minus 100 equal to 0, 3x minus 100 equal to 0, this implies 3x equal to 100 and this implies x will be equal to 100 divided by 3, that is equal to 33.3%। तो भैया x की वैल्यू आ गई,
x की वैल्यू आ गई, यानी कि यहां पर जो x है वो आपका कितना है 33.33%। और x वाला किसका माना है आपने, हेवियर आइसोटोप का। क्वेश्चन में पूछा है लाइटर वन का, तो लाइटर वन का कितना होगा 100 माइनस एक्स। अगर ये 33.33% है तो 100%, 100 माइनस 33.33% विल बी इक्वल टू 66.6%, क्योंकि 1/3 तो यही है ना, 100 का 1/3 यही है, तो 2/3 दूसरा वाला होगा लाइटर वन, और 2/3 दूसरा वाला है लाइटर वन, तो दैट इज 66.66%। संपट पड़ी क्या बात। ये था धांसू क्वेश्चन, ये था धमाकेदार क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्लियर कोई भी चीजें वैल्यू फॉर्म में नहीं दी थी, वेरिएबल फॉर्म में दी थी, लेकिन आपको पता है कि यहां पर एटॉमिक मास अगर z है, एवरेज एटॉमिक मास, तो फिर इक्वल टू z+2 इसका परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई होगा, z-1 इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय 100। अब हमने इसका परसेंटेज मान लिया x, इसका मान लिया 100 माइनस x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा, इक्वल टू z करा, जो कट पिट रहा था उसको काट पीट दिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो एट लास्ट हमारे पास बचा 3x माइनस 100 इक्वल टू 0, जहां से x की वैल्यू हमने निकाल ली 100/3, मतलब 100 का 1/3 पार्ट। तो 100 का जो 2/3 पार्ट होगा वो लाइटर वन के पास होगा, 100 माइनस x के पास, तो वो आ गया 66%। ऑप्शन में 66.6% कहां था, ए ऑप्शन था, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। संपट पड़ गई बात, क्लियर हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था जिसमें एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्म यूज करना। और ये फर्स्ट लेक्चर से अगर मैं कुछ बोलूं तो एवरेज एटॉमिक मास को निकालना ही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, मतलब फर्स्ट लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास ही है। तो एवरेज एटॉमिक मास फर्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। लपक लिया, स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 10th क्वेश्चन, टॉर इज अ यूनिट ऑफ, बहुत सिंपल है, टॉर इज अ यूनिट ऑफ, याद करो प्रेशर की यूनिट है, हमने वहां पर डिस्कस किया था प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स, प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स हमने डिस्कस की थी। कौन कौन सी यूनिट थी, एक थी mm ऑफ hg, प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स हमने कौन कौन से डिस्कस की थी, एक थी हमारी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी mm ऑफ hg, एक था हमारा पास्कल, एक था हमारा पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते थे, दूसरा हमारा था एक 1 ATM, तीसरा था हमारा 1 बार, तो 1 बार, ठीक है, और चौथा था हमारा पांचवा था हमारा टॉर, ठीक है, टॉर। तो टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, क्लियर हो गया। इसमें हमने ये भी कहा था कि जो 1 टॉर होता है, 1 टॉर इट इज इक्वल टू 133.32 पास्कल्स, तो ये 133.32 पास्कल्स के इक्वल भी होता है। तो ये बात हम लोगों ने वहां पर देखी भी थी, ठीक है। इसके अलावा एक और यूनिट होती है, कई लोग पूछते हैं कि सर वो जो हम टायरों में हवा डालते हैं, गाड़ी का टायर हो, साइकिल के टायर में तो तुम हवा मेजर नहीं करते क्योंकि तुम उसको दबा दबा कर देख लेते हो, है ना। तुम्हारी अगर साइकिल अगर है और उसमें तुम हवा भरवाते हो तो तुम हवा जब वो उसका नॉब लगा रहता है उसमें, ठीक है, और तुम जब पंप कर रहे होते हो एयर को तो टायर को दबा दबा कर देखते हो, एकदम टायर टाइट हो जाता है, बोलते हो हाँ भैया बस अब एकदम मस्त हो गया है, फुल हो गया है टायर। तो साइकिल में तो नहीं मेजर करते, लेकिन जब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में जाते हो तो तुमने देखा होगा एक मशीन रहती है उनके पास जिसमें वो कोई नंबर सेट कर देते और वो पहले तुमसे इनफैक्ट पूछते भी कि कितनी हवा भरनी है। खैर तुम्हें आइडिया नहीं रहता तो उनको ज्यादा आइडिया रहता है तुमसे, तो तुम वो अपने हिसाब से भर देते, 35, 38, 40, 30, 30 और 40 के बीच में वो वेरी करती है। तो वो 30 और 40 पॉइंट्स क्या हैं, एयर के क्या पॉइंट्स है, दैट इज अ प्रेशर ऑफ एयर। उस प्रेशर से वो एयर तुम्हारे गाड़ी के टायर में जा रही है, 35 यूनिट से वो जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि वो यूनिट प्रेशर की कौन सी है, क्या वो 35 ATM है ATM नहीं हो सकता भाई, क्या वो 35 पास्कल है, नहीं ये तो बहुत कम हो गया, 35 पास्कल भी नहीं हो सकता। तो सोचो क्या हो सकता है वो जो 35 आ रहा है वो क्या है, उसकी एक यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज PSI यूनिट। कभी तुम देखना उनके मशीन पे लिखा रहता है PSI, ये भी एक यूनिट होती है विच स्टैंड्स फॉर पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड बिकॉज दिस इज द वेट अपॉन इंच का स्क्वायर, तो पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये होती है आपका PSI, दिस इज पाउंड पर स्क्वायर इंच। एंड जो गाड़ियों में टायर में जो हवा होती है, तो एयर फिल्ड इन टायर्स आर मेजर्ड इन दिस प्रेशर, एयर फिल्ड
the pressure of air filled in tires, the pressure of air filled in automobile tires, are measured in PSI. ये लिख लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से. आर मेजर्ड इन PSI. तो PSI यूनिट्स में मेजर किया जाता है, एंड दिस PSI इज पाउंड पर इंच स्क्वायर. दिस इज PSI. तो ये आपका PSI होगा. ठीक है, तो ये PSI भी एक यूनिट होती है, बट फिलहाल हमारे पास टॉर की यूनिट पूछी गई थी, तो टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर. हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि B इज अ प्रेशर और टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर. तो 10th क्वेश्चन तो लल्लू क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल बेस्ड था और सिंपल वन वर्ड आंसर था. क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन. ध्यान से देखेंगे 11th क्वेश्चन में भाई, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन मार्स इज 0.61 किलो पास्कल. ओके, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मार्स पर वो है 0.61 किलो पास्कल. व्हाट इज द प्रेशर इन mm ऑफ Hg? अब आपको बताना है mm ऑफ Hg में कितना प्रेशर है. तो देखेंगे पहले mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. हमने थ्योरी पार्ट में देखा था, कन्वर्जन में 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 133.32 पास्कल्स. राइट, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में 133.32 पास्कल्स होते हैं. मतलब 133.32 पास्कल्स में कह सकते हो 1 mm ऑफ Hg होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है. ठीक है, हमारे पास है 0.61 किलो पास्कल. तो पहले 1 पास्कल की वैल्यू निकाल लेते. 1 पास्कल विल बी 1/133.32 mm ऑफ Hg. ये 1 पास्कल आ गया mm ऑफ Hg में, और कितने किलो पास्कल से? 0.61. तो 0.61 किलो पास्कल्स, कैन आई राइट इट एज 0.61 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल्स, बिकॉज किलो मीन्स 10 की पावर पॉजिटिव 3. तो 10 की पावर पॉजिटिव 3, तो वो 0.61 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल्स will be having 1/133.32 into 0.61 into 10 की पावर 3. This will come out to be in millimeter of mercury. So this will come out to be in millimeter of mercury. अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं. 0.61 into 10 की पावर 3 will become 610. तो this will be equal to 610 upon 133.32 mm of Hg, millimeter of mercury. तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन. 610 divided by 133.32, 4.57. So we'll get 4.57 approximate 4.57 mm of Hg, which is equal to 0.61 किलो पास्कल. तो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है. तो 4.57 बी ऑप्शन करेक्ट है. 4.6 है, ठीक है, वो 133.322 आगे भी जाता है, तो इट विल बिकम 4.57. द करेक्ट आंसर विल बी 4.6. तो ये बन जाएगा 4.6. सो 4.6 बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है. मार्स पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो 0.61 किलो पास्कल हमें दे रखा है, उसको जब हम mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करेंगे तो विल गेट दिस एज 4.6. और याद रखना, ये वाला रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा. ये रिलेशन होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, सो स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यहां पर हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. डीपीपी के 4 और क्वेश्चन बचे. लपक के हम बाकी 4 क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते हैं. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. 12th क्वेश्चन. अरे तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है. बोल रहे हैं सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर रिलेटेड. डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स कैसे रिलेट करती है? तो बहुत सिंपल था, याद करो. मैंने आपको बताया डिग्री सेल्सियस में अगर निकालना है, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो जो भी डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है उसमें 32 का माइनस कर दो,
और जो आंसर आए उसका 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो। 32 माइनस करो और 5/9 से मल्टीप्लाई करो। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ये रिलेशन हो गया। मतलब किया कुछ नहीं, ये 5 को जो ऊपर न्यूमरेटर में था वो इस साइड इक्वल टू के लाकर डिग्री सेल्सियस के डिनोमिनेटर में कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन कहाँ मैच कर रहा है? C/5 F-32/9, यही पहला वाला ही मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। C/9 नहीं होगा, ये होगा ए ऑप्शन। सो दिस इज ए ऑप्शन विच इज करेक्ट। देखो बड़े मिलते जुलते हैं, ये 9 आ गया नीचे, 9/5, 9/5 से नहीं 5/9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5/9 से मल्टीप्लाई होगा। दूसरा ये C/8, 8 तो आता ही नहीं है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो 12th वाले का जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो 12th का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? ठीक है, और ये कन्वर्जन का फॉर्मूला याद रखना, और एक फॉर्मूला याद रखोगे तो दूसरा इसका रिवर्स बन जाएगा। जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला है, अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो यहां पर इंटरचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर तो हमारा आ गया, बट इंटरचेंज करके भी मैं बता देता हूं, किसी को वहां से समझ में आए तो। यहां पर क्या करोगे, 9 को यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9/5 मल्टीप्लाई होगा पहले डिग्री सेल्सियस से, फिर जो आंसर आएगा उसमें आप 32 को ऐड कर दोगे, तो फिर आपका ये डिग्री फ़ारेनहाइट बन जाएगा। ठीक है, तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो यहां पर आपको ये खेल करना पड़ेगा। मतलब इसमें पहले क्या करते थे, फ़ारेनहाइट में अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को, तो जो भी फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है पहले उसको 32 से माइनस करोगे, आंसर आएगा वो 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, लेकिन यहां पर खेल उल्टा है, यहां पर पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर जो आंसर आएगा उसमें 32 ऐड करोगे तो आपका फ़ारेनहाइट में वापस मिल जाएगा। ये चीज है, तो ये आपका मेन रिलेशन है, जो कि ए पॉइंट आपका क्लियर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज 13th क्वेश्चन। मजेदार है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल रीड द सेम वैल्यू। आपको यह बताना है कौन से टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट का वैल्यू और सेल्सियस का वैल्यू सेम आएगा। ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। एक टेम्परेचर ऐसा आता है, क्योंकि आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में एक फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हो, तो एक ऐसा वैल्यू भी आता है जिसमें सेल्सियस स्केल का रीडिंग और फ़ारेनहाइट का रीडिंग बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। अब वो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बना लेते हैं। याद करो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, कोई सा भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस वाला लिख लो या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट वाला लिख लो। पहला वाला लिखते हैं जो अपन ने पढ़ा था, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू जो भी डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया उसको 32 से माइनस करना है और आंसर को 5/9 से मल्टीप्लाई करना है, 5/9 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब वो कह रहे हैं बोथ स्केल विल हैव अ सेम रीडिंग, तो दोनों की रीडिंग मैं सेम मान लेता हूं। लेट द कॉमन रीडिंग बी x, तो लेट द कॉमन रीडिंग, लेट द कॉमन रीडिंग, इन दोनों में जो कॉमन रीडिंग आ रही है, लेट द कॉमन रीडिंग बी x। तो मैं कॉमन रीडिंग जो दोनों के बीच में मान लेता हूं वो x मान लेता हूं, x। ठीक है, अब कॉमन रीडिंग x है तो दोनों की वैल्यू x हो गई, ये भी x हो गया, इक्वल टू ये भी x हो गया। तो मतलब मुझे अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है इंटू 5/9। जो भी x की वैल्यू आएगी दोनों के लिए सेम ही आनी है। तो दिस इंप्लाइज, मतलब हमने ये दिमाग लगाया। ठीक है, समझ में आया। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों की रीडिंग सेम है, तो दोनों की रीडिंग हमने पहले ही सेम मान ली कि वो दोनों x है। अब जो x की वैल्यू आएगी वही वो रीडिंग आएगी जो दोनों के लिए सेम आ रही है टेम्परेचर स्केल पे। तो हमने x इक्वल टू, यहां पर देखेंगे x, ये 9 यहां मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 9x। यहां पर ये 9 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ x, ये 9x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा इससे, मतलब x माइनस 32 से पूरा 5 मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इंप्लाइज 9x इक्वल टू 5x माइनस 32 इंटू 5 इज 160, 32 इंटू 5 टाइम्स इज 160। तो दिस इंप्लाइज 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160। सो दिस इंप्लाइज 4x, 9x माइनस 5x विल बिकम 4x,
x कॉमन आ जाएगा, 9 माइनस 5 इज 4, तो 4x विल बी इक्वल टू -160। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई कितनी, -160/4, दैट इज इक्वल टू -40। तो वील गेट दिस एज x इक्वल टू -40। ये आ गया भैया x की वैल्यू -40। तो x की वैल्यू आ रही है -40। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर स्केल पर और सेल्सियस स्केल पर और फ़ारेनहाइट स्केल पर जो कॉमन वैल्यू दोनों की मिलेगी वो मिलेगी -40। डी ऑप्शन पे हमारा आंसर बैठा हुआ है -40। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर पे -40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पर भी वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो सेल्सियस स्केल और टेम्परेचर स्केल ये दोनों में आपको रीडिंग बिल्कुल सेम मिलेगी। तो अगर कहीं का टेम्परेचर -40 डिग्री है या किसी चीज का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस स्केल पर, तो फ़ारेनहाइट पे भी वो -40 ही रहेगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहेगा। ये हमें पता चल गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो -40 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो मान लो मेरे पास जैसे ये पेन है, किसी ने बोला सर ये पेन -40 डिग्री सेल्सियस पे बताओ ये कितने फ़ारेनहाइट पर होगा, तो कैलकुलेट नहीं करना, ये -40 की जो वैल्यू है डिग्री सेल्सियस पर भी और फ़ारेनहाइट पर भी सेम है, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बोल देना है। हाँ, अगर वो बोले सर -39 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर फ़ारेनहाइट पे -39 नहीं होगा, फिर फ़ारेनहाइट पे कुछ और होगा, क्योंकि सिर्फ -40 पर दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम आती है। -40 पर एग्जैक्टली दोनों वैल्यूज सेम आती है। पूरा खेल समझ में आया 13th क्वेश्चन को लेकर? कोई डाउट तो नहीं है? स्क्रीनशॉट लेंगे, 14th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन, दैट इज 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन भी देखेंगे, एटॉमिक मास से रिलेटेड है, ग्राम एटॉमिक मास के कंसेप्ट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट वेज दिस मच ग्राम। अच्छा, एक एटम में किसी एलिमेंट के एक एटम का वेट इतना है, किसी एलिमेंट के एक एटम का वेट इतना है, जो कि ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। अब वो बोल रहे हैं उसका एटॉमिक मास कितना होगा। एटॉमिक मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास वो पूछ रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली। एटॉमिक मास क्या होता है उसका, ग्राम एटॉमिक मास में हम पहले वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका यूनिफाइड मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो मतलब खेल एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास एग्जैक्टली नहीं होगा, पहले निकलेगा जरूर ग्राम एटॉमिक मास और फिर वहां से हम उसके यूनिफाइड मास को निकाल लेंगे जब हम उसे यू में एक्सप्रेस करेंगे, जब हम उसे यू में एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि भैया यूनिफाइड मास जो यू में एक्सप्रेस रहता है, जब उसे ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। जब यूनिफाइड मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। अब हम ग्राम एटॉमिक मास को वापस यू में कन्वर्ट कर देंगे तो यूनिफाइड मास बनेगा और ये यूनिफाइड मास वापस जाकर तुम्हें एटॉमिक मास देगा। मतलब ये यूनिफाइड मास ही तुम्हारा एटॉमिक मास। अब यहां पर बोला गया है उस एक एटम का मास इतना है, 1.8 इंटू 10⁻22 ग्राम। ये एक एटम का मास है भाई, ये एक एटम का मास है इतने ग्राम। तो एक एटम का मास है 1.8 इंटू, एलिमेंट बताया नहीं है ना, दिक्कत ये, एलिमेंट बता देते तो यहीं खेल कर देते हैं, उसका ग्राम एटॉमिक मास सीधा पता चल जाता, लेकिन एलिमेंट बताया नहीं कोई सा है, कोई एन एलिमेंट बोल दिया, अननोन एलिमेंट है। तो एक एटम का मास कितना है, इतने ग्राम है। तो एक काम करते हैं, Na एटम्स का मास निकालते हैं। सर Na एटम्स का मास क्यों निकाल रहे हो आप? Na एटम्स, पहली बात तो Na एटम्स है क्या सर? एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स। क्योंकि जो भी Na एटम्स का मास होगा वो 1 ग्राम एटॉमिक मास का मास होगा, मतलब 1 GM का मास होगा। तो Na एटम्स का मास कितना होगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻22 इंटू Na। Na बोले तो 1.8 इंटू 10⁻⁻22 इंटू Na इज व्हाट, 6.023 इंटू 10⁻23। यहां पर देखेंगे तो इक्वल टू 10⁻⁻22 इंटू 10⁻23, सिर्फ बचेगा 10⁻1 इंटू 1.8 इंटू 6.023। कर लेते हैं अपन, कैलसी पर कर लेते हैं।
So we have 1.8 into 6.023, ठीक है, 10.84। अच्छा एक चीज है, बिल्कुल हिदायत दे रहा हूं, कैल्सी इज फॉर माई पर्पस, क्योंकि मेरी मैथ्स तुमसे ज्यादा कमजोर है ऑनेस्टली, तो मैं कैल्सी यूज कर सकता हूं, तुम्हें अलाउड नहीं है, तुम्हें मैनुअली करना है, तो तुम ये आदत मत बिगाड़ना। और मुझे तुम्हें पढ़ाना है, मुझे खुद एग्जाम नहीं देना है, तो मैं चाहता हूं तुम्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, मैं मैनुअल कैलकुलेशन में टाइम जाया ना करूं, इसलिए मैं कैल्सी का यूज कर रहा हूं। तुम्हें बिल्कुल भी कैल्सी का यूज नहीं करना है, मैं क्लियर कर दूं ये बात, तुम्हें मैनुअली सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई 1.8 इंटू 6.023 अगर हम करते हैं तो विल गेट 10.84, तो ये हो जाएगा 10.84, तो ये मिल जाएगा 10.84। अब 10.84 इंटू 10 108.4, क्या आ गया, ये ग्राम में आ गया, और ये आ गया किस में, ग्राम एटॉमिक मास, मतलब 1 ग्राम एटॉमिक का मास आ गया, मतलब यही वैल्यू आएगी ग्राम में जो कि Na एटम्स के पास होगी। लेकिन अब Na एटम्स के पास इतनी मास है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस यूनिफाइड मास में कन्वर्ट करेंगे, तो 108.4 इसका यूनिफाइड मास हो गया, और ये जो 108.4 इसका यूनिफाइड मास हो गया, ये इसका बन जाएगा एटॉमिक मास। बिकॉज एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते थे तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता था, वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता था। अब उसी ग्राम एटॉमिक मास को वापस से यू में कन्वर्ट करेंगे तो वो यूनिफाइड मास बन जाएगा, बोले तो एटॉमिक मास बन जाएगा। तो 108.4 सी ऑप्शन करेक्ट है। 108.36 है, अप्रोक्सीमेटली 6.022 होता है 23 की जगह, तो जब उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 108.36, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। संपट पड़ी, क्या किया हमने, हमें एक एटम का देखो मास दिया था, हमें एक एटम का मास दिया था। अब दिक्कत क्या थी कि वो एटम बताया नहीं था कौन सा, अगर वो बता देते ना तो हम यहीं से ग्राम को यू में कन्वर्ट कर सकते थे। तो फिर हमने क्या करा, हमने सेफर साइड अपनाया, हमने करा कि भैया इसका पहले हम एक एटम की जगह Na एटम्स का मास निकालते। वो Na एटम्स का मास भी किस में निकला, ग्राम में निकला, तो वो बन गया ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि 1 ग्राम एटॉमिक में हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। तो मतलब 1 ग्राम एटॉमिक का जो भी मास है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर के एटम्स का मास है। फिर हमने क्या किया, अगर उसी मास को हम यूनिफाइड में एक्सप्रेस कर दें तो वो हमें एक एटम का मास दे देगा, क्योंकि हमें यह भी पता था कि जब यूनिफाइड मास को ग्राम में करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास आता है, तो भैया ग्राम एटॉमिक मास को वापस यूनिफाइड में कर दो तो एक एटम का मास आ जाएगा, तो ये एक एटम का मास भी आ गया, ठीक है ना। तो ये इट्स एटॉमिक मास जो बन जाएगा, उसका एटॉमिक मास वो 108.36 बनेगा, यानी कि 108.4 हमारा आ रहा है, बट द करेक्ट आंसर इज 108.36। इतना तो ऑप्शन अप्रोचिंग से अपन देख भी सकते हैं। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे आप। ओके, क्लियर हो गया ये चीज। चले अब चलते हैं इसके अगले और आखिरी क्वेश्चन में। डीपीपी का 15वां क्वेश्चन है। देखो डीपीपी का जो 15वां क्वेश्चन है ये है तो आखिरी क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ एक बात और समझना जरूरी है तुम्हारे लिए कि मैं हर डीपीपी में एक या दो ऐसे क्वेश्चन जरूर डालूंगा जो उस लेक्चर के ना होकर आने वाले लेक्चर के होंगे। ये जरूरी है भाई, क्योंकि देखो उस लेक्चर के तो क्वेश्चंस मैंने पर्याप्त दे दिया और सारे लेक्चर्स तुम्हें अच्छे से समझ में आते हैं, और उसका ये प्रमाण होता है कि तुमसे ज्यादातर डीपीपी बन जाती है, और 90% डीपीपी बननी भी चाहिए। जो 10% क्वेश्चन होंगे, लगभग एक या दो क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन की या 20 क्वेश्चन की डीपीपी है तो 10% जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो एक दो क्वेश्चंस वो ऐसे टॉपिक पर होंगे जो हम शायद आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी कि वो आने वाली क्लासेस के होंगे। लेकिन उसका भी एक आइडिया लगना जरूरी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेपर में हर बार वही सवाल आए जो तुम पढ़कर आए हो। तो कई बार तुम्हें वो प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि यार ये सवाल तुमने पढ़ा ही नहीं है, इसका कैसे करें, तो भी तुम्हें वहां पर कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहना पड़ेगा। और फायदा दूसरा ये मिलेगा, जब आने वाले टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो आने वाले टॉपिक के बारे में एक हिंट मिलेगा कि आने वाले टॉपिक में क्या हमें पढ़ना है,
कौन सा थ्योरी उसमें यूज करना है, उस पर कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है, तो वो आपको 100% पहले की डीपीपी में ही मिल जाएगा। तो पहले की डीपीपी में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आने वाली क्लास में होगा, ज्यादा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, और ये उनमें से एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस पर हमने बात नहीं करी है लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रेशर ऑफ सोडियम वेपर इन अ 1 लीटर कंटेनर। ओके, 1 लीटर कंटेनर है, मतलब हमें वॉल्यूम दे दिया है, मतलब हमें वॉल्यूम दे दिया गया है। 1 लीटर कंटेनर है, मतलब हमें वॉल्यूम दे दिया है, इज 9.5 टॉर। ये 9.5 टॉर है, ये हमें प्रेशर दे दिया गया है, ये हमें प्रेशर दे दिया गया 9.5 टॉर एट 927 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर भी दे दिया है, और सोडियम का वेपर है मतलब गैस है, हमें ये टेम्परेचर भी दे दिया है, तो यहां हमें टेम्परेचर भी दे दिया है, और सोडियम का वेपर है मतलब ये भी क्लियर हो गई कि इट्स अ गैस, ये गैस है। अब आपको बताना है हाउ मेनी एटम्स आर इन द कंटेनर। इस सोडियम वेपर में जो सोडियम की गैस है आपके पास, उसमें कितने एटम्स मौजूद हैं। तो देखो, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर से एटम्स निकालने की कहानी, आपको वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर दिया गैस का, उससे पूछा एटम्स निकालो। यह कहानी स्टेट ऑफ मैटर के एक पार्ट में आती है, एक टॉपिक में आती है, जिस टॉपिक का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। किस टॉपिक से आती है? आइडियल गैस इक्वेशन के टॉपिक से। और आइडियल गैस इक्वेशन के टॉपिक में पहले मैं बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है पहले तो तुम ये समझ लो। अभी सिंपल एक इक्वेशन बता रहा हूं, इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं। जब हम उस चैप्टर पर आएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पे, तो बकायदा हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। जहां पर ध्यान से देखेंगे, पी जो होता है इट्स ऑलवेज द प्रेशर, इट्स ऑलवेज द प्रेशर जो हम यहां पर एटीएम में लेंगे। V इज द वॉल्यूम जो यहां पर हम 100% लीटर में लेते हैं। N इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स, जिससे आपको एटम्स की जानकारी होगी, नंबर ऑफ मोल्स। N हमेशा मोल्स होते हैं, और यहां इस क्वेश्चन में हम N ही निकालने वाले, क्योंकि N मोल्स की संख्या होगी, और एक बार मोल्स पता चल गए तो उसके अंदर मौजूद एटम्स की संख्या पता चल जाएगी। तो सबसे पहला चैलेंज होगा मोल्स का पता करना, तो मोल्स निकलते N से। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R जो है वो आपका गैस कांस्टेंट है, और यूनिवर्सली वो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, तो इट्स अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, और 8.321 भी होती है, बट वो जूल्स में होती है। बट हमने क्योंकि यहां लीटर और एटीएम में वॉल्यूम और प्रेशर ले रखा है, तो इट इज 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन। बट मैं 0.0821 की जगह 1/12 यूज करना पसंद करता हूं, क्योंकि 1/12 को सॉल्व करोगे तो 0.0821 ही समथिंग आएगा आपका, तो ये 1/12 होती है। ठीक है, और T इज नथिंग बट T इज टेम्परेचर, तो T आपका यहां क्या होगा? T इज योर टेम्परेचर, तो ये T आपका टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन आपको ये सोडियम वेपर को मानना है। ये जो सोडियम वेपर आपको दिया था, ये जो गैस है ये मान लेनी है आपको कि आपकी आइडियल गैस है। हालांकि दुनिया में आइडियल गैस कुछ होती नहीं है, बट जो हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारा आंसर मोल्स का निकलेगा, तब जब हम आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। और आइडियल गैस इक्वेशन कब अप्लाई करेंगे? जब सोडियम के वेपर को आइडियल गैस मान लेंगे, तो वो मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको कोई और कंडीशन नहीं दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी चाहता है कि आप सोडियम के गैस को आइडियल गैस मानो, तो आइडियल गैस मान लेंगे। अब सारी वैल्यू रखते हैं यहां पर, सारी वैल्यूज को यहां पर रखते हैं, तो इस इक्वेशन को यहां पर अप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को यहां अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन अप्लाई करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो कैन आई से एन इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी? बिल्कुल सही, एन इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। सो दिस इंप्लाइज एन इक्वल टू पी, प्रेशर कितना है भाई? 9.5 टॉर, जिसको हमें एटीएम में कन्वर्ट करना है। 1 टॉर इज इक्वल टू 0.0013 एटीएम। कन्वर्जन याद होना चाहिए। क्या बोला? 1 टॉर
इज इक्वल टू 0.0013 एटीएम। ये एटीएम में इतना आता है, ठीक है। ये एक टॉर्क की वैल्यू आ गई, क्योंकि आपको टॉर्क मैंने कहा था ना, याद करो, टॉर्क मैंने कहा था ये जनरली ये प्रेशर आप फिजिक्स में यूज करते हो। फिजिक्स में एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आता है, उसमें जो प्रेशर लेते हो ज्यादातर टॉर्क में लेते हो। केमिस्ट्री में या तो एटीएम चलता है या मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ज्यादा चलता है। फिलहाल हमने एटीएम वाली वैल्यू रखी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में 1/12, तो हमें वहां पर 0.013 एटीएम यूज करना पड़ेगा, तो वो एक टॉर है। और हमारे पास एक टॉर नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन में 9.5 टॉर है। तो 9.5 इंटू 0.0013, समझ में आया ये क्या है? ये प्रेशर की वैल्यू है एटीएम में, क्योंकि एक टॉर 0.0013 के बराबर है, तो 9.5 टॉर 0.0013 इंटू 9.5 एटीएम के बराबर होंगे। तो 9.5 इंटू 0.0013। वॉल्यूम तो 1 लीटर है, इसको लीटर में ही रहने दो, तो आसान कैलकुलेशन है 1, क्योंकि हमने आर लीटर एटीएम में ही लिया है, और लीटर एटीएम में आर कितना लिया है? 1/12। तो ये 1/12 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 927 डिग्री सेल्सियस, हमें केल्विन में लेना है, क्योंकि आर हमारा केल्विन में होता है, लीटर एटीएम पर केल्विन, तो केल्विन में होता है, और केल्विन में होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड करना पड़ेगा। तो 273 ऐड करोगे तो 927 में 73 ऐड होता है, तो 1000 और 200 1200 केल्विन हो जाएगा। तो यहां टेम्परेचर 1200 केल्विन हो जाएगा, तो इंटू 1200। संपट पड़ी क्या बात? बस यहां से आपके एन आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो ये 12 1 और ये 100, तो 1200 इज इक्वल टू 1200, ठीक है। और क्या करें अपन? 0.0013 है, 100 है, तो इस 100 को ऊपर ले जाएंगे, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो 9.5 इंटू 0.0013 कैलकुलेट कर लेते कैलसी से। तो वी हैव 9.5 इंटू 0.0013, ये आ गया 0.01235, 0.01235, इसको सॉल्व करा अपॉन 100, सो दिस विल गिव यू मोर, लाइक डिवाइड बाय 100, (1.235), it will be 1.235 into 10 raised to the power -4। ये n की वैल्यू आ गई, इतने मोल्स आ गए, मतलब डेसिमल में इसके पीछे भी और 4th प्लेस और हो जाएगी। तो ये 1.235 into 10 की पावर -4, these will be the number of moles। ये अभी मोल्स निकले, अभी तो सिर्फ मोल्स निकले, हमें पता करना है सोडियम के एटम्स। ये मोल्स निकले। आपको पता है एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? Na एटम्स होते हैं। ये मैं हालांकि मोल कंसेप्ट में और क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये बात याद रखेंगे कि एक मोल में Na एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं? Na। तो एक मोल में Na एटम्स होते हैं, यहां पर ध्यान देंगे। 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम वेपर, 1 मोल ऑफ सोडियम वेपर contains Na atoms of sodium, contains Na atoms of sodium। Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर। हमारे पास यहां वो नहीं है 1 मोल, हमारे पास कितने मोल है? आंसर देखेंगे, हमारे पास कितने मोल आ रहे हैं? 1.235 इंटू 10 की पावर -4, तो हमारे पास कितने आ रहे हैं? 1.235 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 में कितने एटम्स होंगे? 1.235 इंटू 10 की पावर -4 इंटू Na, इतने एटम्स होंगे सोडियम के, इतने एटम्स होंगे सोडियम के। सॉल्व कर लेते। तो 1.235 इंटू 10 की पावर -4 इंटू Na 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो दिस इज इक्वल टू, कैलसी से सॉल्व करेंगे। देखो 10 की पावर -4 और 10 की पावर 23,
10 की पावर 19 तो आ गया पॉजिटिव 19, तो दिस विल बिकम 10 की पावर पॉजिटिव 19 और 1.235 इंटू 6.023, 1.235 इंटू 6.023, 7.43, तो दिस इज 7.43। इतने एटम्स हैं सोडियम के उस गिवन कंडीशन में। सो दीज मैनी एटम्स ऑफ सोडियम आर देयर। तो ये हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा आंसर होगा। सो दीज विल बी द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन दोज कंडीशंस और प्रेजेंट इन दिस मच मैनी मोल्स, दिस मैनी मोल्स। इतने मोल्स में इतने एटम्स हैं और इतने मोल्स कहां से आए? उस कंडीशन से आए, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। तो इतने एटम्स है उस कंडीशन के हिसाब से 7.43 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर पॉजिटिव 19 एटम्स ऑफ सोडियम। देख लेते 7.43, हमारा 7.43 आ रहा है और हमारे पास एक ऑप्शन में दिया हुआ है 7.5, ये दिख रहा है, विच इज क्लोजेस्ट वन। ये आप संपट पड़ी क्या बात? तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा 7.5 इंटू 10 की पावर 19, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, विच इज योर बी ऑप्शन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, 7.5 इंटू 10 की पावर 19। क्लियर हो गया? पूरी कैलकुलेशन समझ में आया? पूरा कैलकुलेशन हमने इसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज की। ये कहां से आई अभी इसकी चिंता मत करो, इसका प्रॉपर डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर करके एक चैप्टर है 11th क्लास में, वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें मैं पूरा ये आपको बताऊंगा कि कैसे वैल्यू आई, ये कैसे एक्सप्रेशन आई, इक्वेशन आई, पीवी इक्वल टू एनआरटी डिराइव करके बताऊंगा बाकायदा। उसमें P क्या है? प्रेशर है। V क्या है? वॉल्यूम है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T क्या है? टेम्परेचर है। हमें प्रेशर दे रखा था, टॉर में दे रखा था, हमने एटीएम में निकाल लिया क्योंकि एटीएम वाला यहां यूज करेंगे। वॉल्यूम तो लीटर में दिया था, 1 लीटर, तो 1 लीटर यूज किया। एन मोल्स हमें निकालने थे, वही निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो 1/12 वैल्यू रखता है लीटर एटीएम के टर्म्स में, और टी टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर केल्विन वाला लेते हैं। यहां सेल्सियस में दिया था 927, तो 927 में 273 ऐड कर दिया तो 1200 आ गया। ठीक है, तो 273 जब डिग्री सेल्सियस में ऐड करते हो तो आपको कितना मिलता है? आपको केल्विन में मिलता है, तो 1200। उसको पूरे को रखा, n इक्वल टू पीवी बाई आर टी, ये हमने मेनली यूज किया है। ये दिस इज आवर फॉर्मूला जिसको हमने सबसे ज्यादा यूज किया है। और यहां सारी वैल्यू रखने के बाद हमने n मोल्स निकाल लिए। ठीक है, ये मोल्स निकाल लिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मोल्स का, फिर मैं आगे और समझाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ओके, फिर हमने क्या किया? फिर हमने पता किया कि भाई 1 मोल अगर सोडियम वेपर होता है तो उसमें इतने एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। लेकिन हमारे पास 1 मोल नहीं है, हमारे पास इतने मोल्स आया आंसर में 1.235 इंटू 10 की पावर -4। इतने मोल्स में कितने एटम्स होंगे? तो इतने मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर है तो इतने मोल में मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जब इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 7.43 इंटू 10 की पावर -10 की पावर पॉजिटिव 19 एटम्स ऑफ सोडियम। ये हमारा आंसर आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, क्योंकि यही हमारा फिर आंसर वहां मैच हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। अब ये हमारा आंसर आ गया, हमने देखा किससे मैच कर रहा है, तो हमारे पास बी ऑप्शन था जो 7.5 था। हमारा 7.43 आ रहा है, चलेगा उतना, क्योंकि 6.023 कई बार हम 6.022 के हिसाब से ये आंसर निकलता है। ठीक है, और टेम्परेचर में भी 273 ऐड नहीं होता, 273.15 ऐड होता है। वो तो राउंड ऑफ के लिए हम इतना मार्जिन ले लेते हैं। तो आंसर देखो हमारा सबसे क्लोजेस्ट बी वाला है 7.5, तो वही आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो ये था क्वेश्चन जो आइडियल गैस इक्वेशन पर था, और आई होप सबको संपट पड़ा होगा। अब भैया ये क्वेश्चंस जो आएंगे ये हम आने वाले क्वेश्चन उसमें टॉपिक पे डिस्कस भी करेंगे, आने वाला स्टेट्स ऑफ मैटर में ये जिक्र भी करेंगे। तो भैया यहां पर हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, पूरी डीपीपी हमारी यहां पर कंप्लीट हो गई है 15 क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझ में आया होगा, और इसमें से उम्मीद मेरे को ज्यादा अच्छा ये लगेगा कि मैं ये करूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस तुमने खुद पढ़े होंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चंस तुम लोगों ने खुद से सॉल्व करे होंगे, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं इसकी उम्मीद करूं तो। और कोई भी डाउट अगर हल्का फुल्का रहा होगा तो वो यहां पर इस वीडियो के द्वारा आपको क्लियर हो चुका होगा, या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा तो वो इस वीडियो के द्वारा क्लियर हो चुका होगा। तो दिस वाज द डीपीपी 1। जितने लोगों ने डीपीपी 1 अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, magnetbrains.com पर जाकर इसे डाउनलोड करना है।
magnetbrains.com पर पूरा डीपीपीज आपको मिलेगा वहां पर आईआईटी जेई के सेक्शन में। और नहीं तो पहला लेक्चर जो मैंने दिया था इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्म्स का, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी का लिंक दिया गया है, फर्स्ट डीपीपी का, वहां से आपको इसको डाउनलोड करना है। साथ ही आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट के चैनल पर पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई का मेंस और एडवांस दोनों लेवल तक, और नीट यूजी का पूरे लेवल तक हम लोग सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट मिल रहा है सिर्फ इसी चैनल पर। तो लगातार इसी चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाए जिनको बेसिक टर्म्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, इन सारे क्वेश्चंस में दिक्कत जाती है और उनको नहीं पता इसको सॉल्व कैसे करना है, तो उन तक वीडियो जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि होगा लेक्चर नंबर 2 हमारा पहले चैप्टर को लेकर, जिसमें हम लॉस की बात करने वाले हैं, खास तौर से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि कंसेप्ट वीडियो होगा, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होगा, जिसमें हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पर अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।